गुड मॉर्निंग क्लास 12। हम चैप्टर नंबर 6 बैंकिंग स्टडी कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया था हाउ कमर्शियल बैंक्स जनरेट्स मनी। तो कमर्शियल बैंक कैसे जनरेट करता है, व्हाट इज आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट वी से आल्सो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्या क्या उसके फंक्शंस होते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक का क्या क्या फंक्शन होता है, क्या क्या उसके राइट्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स के बारे में बताया था। नाउ वी विल डिस्कस फर्दर अबाउट द कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई। एक्चुअल में क्या होता है, जो मनी सप्लाई होती है, मनी सप्लाई का मतलब जानते हैं, हाउ मच मनी इज देयर अवेलेबल इन द इकोनॉमी और इन द मार्केट, कैश कितना अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड सप्लाई। ठीक है बेटा। तो इन्फ्लेशन और दूसरे फैक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए जो मनी सप्लाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल या क्रूशियल रोल प्ले करती है। तो आज हम बात करेंगे व्हाट आर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर द कंट्रोल ऑफ मनी। द फर्स्ट वन इज बैंक रेट। तो बैंक रेट होता क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे बैंक रेट के बारे में। बैंक रेट is basically the rate of interest at which central bank or reserve bank of India lends money to the commercial banks। तो बैंक रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस पर आरबीआई उधार देता है कमर्शियल बैंक्स को। इट रिलेट्स टू इंस्टेंट लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द कमर्शियल बैंक। मैंने आपको बताया था ना, इंस्टेंट लोन चाहिए होता है बैंक्स को इन द केस इन द सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी। तो ये हमारा क्या होता है, लास्ट मिनट जो फंड की रिक्वायरमेंट होती है कमर्शियल बैंक्स को, वो कौन प्रोवाइड कराता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड कराता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड कराता है। और जिस रेट पर प्रोवाइड कराता है दैट इज नोन एज बैंक रेट्स। द इंक्रीज or decrease in bank rate is often followed by increase or decrease in the market rate of the interest charged by the commercial bank from the general public। तो ये जो रेट में जो इंक्रीज और डिक्रीज होता है उसका इंपैक्ट किस पर पड़ता है, जो कमर्शियल बैंक जिस रेट पर लेंगे उस पे ही क्या करेंगे, उससे ज्यादा पर ही वो कमर्शियल बैंक जो है उसको पब्लिक को, जनरल पब्लिक को उधार देंगे। तो अगर आरबीआई अपना रेट बढ़ा देता है तो जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो भी अपना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको इंक्रीज कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, when bank rate is increased market rate of interest is also increased। जब बैंक रेट बढ़ता है तो जो मार्केट रेट है वो भी बढ़ जाता है। अकॉर्डिंगली द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीजेस, जिससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो बढ़ जाता है। दिस लोअर्स द डिमांड फॉर क्रेडिट। और इससे क्या होता है, डिमांड जो है क्रेडिट की वो मार्केट में कम हो जाती है। एंड देयरफॉर द सप्लाई ऑफ मनी टेंड्स टू फॉल, जिससे जो सप्लाई ऑफ मनी है वो कम हो जाती है और जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी ठीक होने लगता है। नेक्स्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। सेकंड है हमारे पास ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये क्या होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस? ओपन मार्केट ऑपरेशंस refers to the sales and purchase of security in the open market by the RBI on the behalf of government। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब है कि गवर्नमेंट के बिहाफ पर जब आरबीआई सिक्योरिटीज को क्या करता है, बाय और सेल करता है, परचेज और सेल करता है। व्हेन आरबीआई परचेज और सेल सिक्योरिटीज फ्रॉम द ओपन मार्केट ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो उसे हम क्या कहते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। बाय सेलिंग द सिक्योरिटीज लाइक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी in the open market the RBI soaks liquidity from the economy। जब क्या होता है, जो आरबीआई है अगर उसे इकोनॉमी में करेंसी का फ्लो कम करना होता है तो वो नेशनल क्या करता है, सिक्योरिटी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इशू कर देता है और जो एक्स्ट्रा करंट जो होता है, एक्स्ट्रा करेंसी होती है उसको सोक कर लेता है, उसको निकाल लेता है वहां से। And by buying the securities, the RBI releases liquidity। और उनको सेल आउट करके यानी कि उनको वापस करके तो वो क्या करता है, ये क्या करता है, जो लिक्विडिटी है उसकी बाजार में बढ़ा देता है। When liquidity is soaked as during inflation, cash reserve of the commercial banks are squeezed, कम हो जाते हैं, implying a cut in the credit creation
कैपेसिटी, जिससे क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाता है और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है। ऑन द अदर हैंड व्हेन लिक्विडिटी इज रिलीज्ड, जब हम क्या करते हैं, लिक्विडिटी को रिलीज करते हैं, जब क्या होता है, रिसेशन होता है, जैसे अभी रिसेशन जैसी सिचुएशन चल रही है ना, और डिफ्लेशन होता है, तो इस समय क्या होता है, एक्स्ट्रा मनी सप्लाई कर दी जाती है मार्केट में। कैश रिजर्व ऑफ द बैंक टेंड्स टू राइज, जिससे कैश रिजर्व बढ़ जाता है, इंप्लाइंग अ राइज इन क्रेडिट क्रिएशन, जिससे बैंक्स का जो क्रेडिट क्रिएशन है वो भी बढ़ जाता है। Thus, inflation is corrected by selling the securities and soaking liquidity, while deflation is corrected by buying the securities and releasing liquidity. इसका मतलब समझ में आ रहा है? अगर आप लिक्विडिटी बढ़ा देंगे मार्केट में तो रिसेशन को ठीक किया जा सकता है, अगर लिक्विडिटी कम कर देंगे तो हम इन्फ्लेशन को करेक्ट कर सकते हैं। तो these are some of methods by which you can control money supply. Next है हमारा रेपो रेट. This is important thing. रेपो रेट, रेपो रेट होता क्या है बच्चों? The rate at which the RBI offers short period loans to the commercial banks by buying the government securities in the open market is called repo rate. तो रेपो रेट होता क्या है? जिसमें RBI कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड कराता है, उस रेट को हम रेपो रेट कहते हैं। उसमें कैसे? बाय बाइंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कैसे? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाई करके। इनफैक्ट इट इज ए रीपर्चेज रेट, इसको हम रीपर्चेज रेट भी बोलते हैं। अब ए रीपर्चेज एग्रीमेंट इज साइंड बाय बोथ द पार्टीज स्टेटिंग दैट द सिक्योरिटीज विल बी रीपर्चेज्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स ऑन अ गिवन डेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। तो क्या होगा कि जो गवर्नमेंट है वो सिक्योरिटीज ले लेती है, गवर्नमेंट मतलब आरबीआई, क्योंकि आरबीआई ही काम करता है ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, तो कमर्शियल बैंक से वो सिक्योरिटीज ले लेता है, लेकिन उसका टाइम और प्राइस प्री डिटरमाइन होता है, पहले से फिक्स होता है। इन अदर हैंड द आरबीआई इशू अ लोन चेक टू द कमर्शियल बैंक्स बाय बाइंग फ्रॉम देम द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो उनसे ले लेता है और उनको लोन इशू कर देता है, बट इट कैरीज द एग्रीमेंट ऑफ रीपर्चेज द सिक्योरिटी बाय द कमर्शियल बैंक एट द प्री डिटरमाइंड डेट एंड द प्री डिटरमाइंड रेट। लेकिन क्या होता है, इसमें एक प्री डिटरमाइंड एग्रीमेंट होता है कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको एक पर्टिकुलर डेट पर और पर्टिकुलर प्राइस पर इनको रीपर्चेज करना पड़ेगा, आरबीआई से वापस खरीदना होगा। तो ये पहले से ही क्या होता है, रीपर्चेज रेट भी हम इसे कह सकते हैं या रेपो रेट भी हम इसे कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिवर्स रेपो रेट, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये सारे टर्म्स आपको समझ में आने चाहिए। अगर कोई कंफ्यूजन है आप बुक को ढंग से पढ़ें या मुझसे पूछें, कोई भी प्रॉब्लम है उसको क्लैरिफाई जरूर कर लें। नेक्स्ट है हमारा नंबर 4 रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट बच्चों, ये रिवर्स रेपो रेट होता क्या है? The rate at which the RBI or Central Bank of India accept deposits from the commercial bank through government securities is called reverse repo rate. Government security के बदले में जो गवर्नमेंट बैंक है या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है वो कमर्शियल बैंक से डिपॉजिट लेता है, किसके बदले में? सिक्योरिटीज के बदले में, उसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, द रेट एट विच आरबीआई और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक्सेप्ट डिपॉजिट, जिस रेट पर डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, यानी कि इफ द कमर्शियल बैंक्स deposit some money then they will get a particular rate of interest from whom? From Central Bank of India, that is called reverse repo rate. It is also called reverse repurchase rate. In this case, a reverse purchase agreement is signed by both the parties stating that the securities will be repurchased on a given date at a predetermined price. Reverse repo rate allows the commercial bank to generate interest income. इसमें होता क्या है? Suppose the commercial banks are having some surplus with them and government requires some funds. तो उसमें क्या होगा, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो अपना जो है डिपॉजिट कर देते हैं पैसा आरबीआई के पास में, और वो क्या ले लेते हैं, उनसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले लेते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है, पहले से जैसे रिवर्स रेपो रेट में होता है, पहले से डेट और प्राइस फिक्स होता है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या करेगा, आपको वापस दे देगा एक पर्टिकुलर डेट पर। समझ में आया?
यानी कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो अपनी सिक्योरिटीज को वापस पे कर देंगे और उसको अपना पैसा वापस ले लेंगे। उसमें रेट और प्राइस दोनों फिक्स होता है, इसलिए इसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। व्हेन रिवर्स रेपो रेट इज लोअर, जब रिवर्स रेपो रेट कम किए जाते हैं, बैंक्स आर डिस्करेज्ड टू पार्क देयर सरप्लस फंड विद द आरबीआई। तो बैंक क्या करते हैं, डिस्करेज होते हैं, जिससे वो अपना सरप्लस किसको नहीं देंगे, आरबीआई को नहीं देंगे। द बैंक में यूज दीज फंड्स एज सीआरआर फंड्स विद द आरबीआई। ठीक है, दिस लीड्स टू राइज इन क्रेडिट सप्लाई। जब आरबीआई के पास जमा नहीं करेंगे तो क्या होगा, अपने पास कैश रिजर्व रखेंगे, कैश रिजर्व देंगे तो उनकी जो क्रेडिट कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिससे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। यानी कि उससे क्या हो सकता है, हम रिसेशन को कंट्रोल कर सकते हैं और इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अ राइज इन रिवर्स रेपो रेट में इंड्यूस द कमर्शियल बैंक टू पार्क मोर फंड्स विद द आरबीआई टू जनरेट इंटरेस्ट इनकम। लेकिन अगर हमारा रिवर्स रेपो रेट बढ़ता है तो गवर्नमेंट, जो कमर्शियल बैंक्स है उनके पास एक ऑप्शन होता है दैट दे कैन पार्क देयर सरप्लस मनी विद द गवर्नमेंट और आरबीआई। तो वो अपना क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा फंड है वो आरबीआई को दे देंगे अधिक इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए, मोर इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए, जिससे उनकी जो लिक्विडिटी है, जो उनका कैश रिजर्व है वो कम हो जाएगा। कैश रिजर्व कम होने पर उनकी क्रेडिट यानी कैपेसिटी जो है, उधार देने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो मार्केट में क्या होगा, लिक्विडिटी कम हो जाएगी, जिससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो आपको समझ में आया कैसे हम डिफरेंट मेथड्स को यूज करके इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कैश रिजर्व रेशो, CSR हम इसे कहते हैं। नंबर नेक्स्ट, कैश रिजर्व रेशो। ये क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था कि हर किसी बैंक को, इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ ए बैंक टोटल डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू बी केप्ट विद द आरबीआई। हर किसी कमर्शियल बैंक को एक फिक्स अमाउंट, अपनी टोटल अमाउंट का एक पर्टिकुलर अमाउंट, जैसे अगर आपके पास सपोज 100, 200, 300 या 400 रुपीस है, उसका एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट 10%, 12%, 11% या व्हाटएवर हैज बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट और आरबीआई और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उतना पैसा आपको आरबीआई के पास रखना होता है। उसे हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ ए बैंक टोटल डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू बी केप्ट विद द आरबीआई। इट इज फिक्स्ड बाय द आरबीआई। ये कौन फिक्स करता है, आरबीआई फिक्स करती है, सेंट्रल बैंक फिक्स करता है। एंड इज वेरीड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। और इसको टाइम से हर मतलब इसको क्या करते हैं, हम टाइम टू टाइम मॉनिटर करते हैं और इसको चेंज कर सकते हैं, वेरी करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें होती है। इससे होता क्या है कि जो लिक्विडिटी है इकोनॉमी में उसको चेंज किया जा सकता है। When the supply of money is to be increased, CRR is lowered. जब हमें लिक्विडिटी बढ़ानी होती है तो हम जो कैश रिजर्व रेशियो है इसको कम कर देते हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो है जो डिफ्लेशन की जो सिचुएशन है, रिसेशन की जो सिचुएशन है उसको कम किया जा सकता है। अगर हमें मनी सप्लाई बढ़ानी होती है तो हम क्या करते हैं, जो कैश रिजर्व रेशियो उसको कम कर दो। अगर हमें कम करना है लिक्विडिटी को तो हम क्या करेंगे, जो कैश रिजर्व रेशियो है उसको बढ़ा देंगे, जिससे हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब आगे हम चलते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR। नेक्स्ट है हमारे पास SLR। SLR होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। समझ में आ रहा है, every bank is required to maintain a fixed percentage of its assets in the form of liquid assets called SLR। हर किसी बैंक को अपना टोटल अमाउंट का एक पर्टिकुलर अमाउंट SLR की फॉर्म में रखना होता है, लिक्विड अमाउंट की फॉर्म में। लिक्विड अमाउंट जानते हैं, कैश और दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, या तो कैश या कैश की तरह, जिसको हम जल्दी से कैश में क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, उतना अमाउंट हमें इसकी फॉर्म में रखना होता है, लिक्विड फॉर्म में रखना होता है। सपोज आपके पास 100 रुपीस है तो उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट 12%, 20% या 25% हमें क्या रखना है, कैश और कैश फॉर्म में रखना होता है, हाईली लिक्विड फॉर्म में रखना होता है। क्लियर हो गए? तो इसमें क्या होता है, द लिक्विड असेट्स इंक्लूड, क्या क्या होता है लिक्विड असेट्स में, कैश, गोल्ड, अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, ठीक है, और हमारे पास है द रेट ऑफ SLR लाइक दैट ऑफ CRR इज फिक्स्ड बाय द आरबीआई। और ये जो SLR होता है इसको भी कौन डिसाइड करता है, आरबीआई डिसाइड करता है।
और इसमें मनी सप्लाई को चेंज करने के लिए हम इसको जो है आगे पीछे यानी कि कम या ज्यादा करते रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, ये हमारा दूसरा टॉपिक है, इसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम बच्चों यहां तक आपको आती है, जो 6 पॉइंट हमने अभी पढ़े हैं, को हम क्वांटिटेटिव मनी कंट्रोल मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। तो इन मेथड्स में से अगर कुछ भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9871331793 पर आप कांटेक्ट कर पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।